Hello students, welcome to Aryan Padaku and I am your chemistry mentor Dr. Pawan Saini। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अरियंत पब्लिकेशन की सैंपल पेपर की ये जो सीरीज है, सैंपल पेपर की जो टर्म 1 के लिए जो सीरीज है, इसका लास्ट पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सैंपल पेपर नंबर 10। चलिए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर नंबर 10। और सबसे पहले देखें इसमें सेक्शन ए, जैसा कि ये जो पेपर है सेक्शन ए, बी एंड सी में डिवाइडेड है। इसमें सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें से हमें एनी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और अगर हमने 20 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो हैं ये अटेम्प्ट होंगे, इसलिए केयरफुली अटेम्प्ट करें इसमें क्वेश्चंस। तो इसमें स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए और सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द नेम एंड क्लासिफिकेशन। तो यहां पर हमें कुछ एल्काइल हैलाइड गिवन है, इनका नेम गिवन है और इनका क्लासिफिकेशन। इसमें देखना है किसका ये मैच नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम ऑप्शन फर्स्ट देखें, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा दैट इज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ऑल, ये इसका नेम है। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, सॉरी 2,2-डाइमिथाइल या 1-क्लोरो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, और ये जो है 1 डिग्री हेलोएल्केन होगा, ये होगा 1 डिग्री हेलोएल्केन। यानी फर्स्ट जो है ये करेक्ट मैच हो रहा है, ये फर्स्ट जो है करेक्ट मैच हो रहा है। 1-क्लोरो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन इसका करेक्ट नेम भी है और इसका करेक्ट क्लासिफिकेशन भी है। सेकंड वन इज जिसमें CHBr, और अगर कहीं पर आपको CH पर कोई ग्रुप नजर आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये 2 डिग्री हेलोएल्केन का एग्जाम्पल है। और इसका जो नेम होगा 2-ब्रोमोप्रोपेन सेकेंडरी हेलोएल्केन। ये भी करेक्ट मैचिंग है, ये भी करेक्ट मैचिंग है। नेक्स्ट इसके बाद जो स्ट्रक्चर गिवन है हमें, अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, CH3, इसके बाद नेक्स्ट कार्बन जिस पर क्लोरीन भी है, C2H5 ग्रुप भी है और CH2CH3 ग्रुप भी है। ये हेलोएल्केन है 3 डिग्री, ये हेलोएल्केन है 3 डिग्री, लेकिन यहां पर हमें दे रखा है सेकेंडरी हेलोएल्केन। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये अकॉर्डिंग टू ये कहें क्लासिफिकेशन, ये अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन करेक्ट नहीं है। इसका मतलब आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अगर हम इसको देखें, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। इसमें से हमें कुछ रिएजेंट गिवन है और हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा रिएजेंट है जो वाटर को ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीजन के अंदर। तो यहां पर अगर हम देखें, फ्लोरीन जो होता है F2, ये F2 रिएक्ट करेगा यहां पर H2O से और इसको HF एंड O2 में कन्वर्ट कर देगा। O2 यहां ऑक्सीजन -1 में है, O2 0, यानी ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑक्सीजन का, O- जो है वो O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां जो रिएजेंट हम यूज करेंगे दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन ऑक्सीडाइज करेगा H2O को O2 में और HF में। नेक्स्ट इसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन थर्ड, द एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आर। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन होते हैं? जब हम एक दो कंपोनेंट आपस में मिक्स करते हैं और अगर मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपोनेंट में इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम मिले तो हम समझ जाएंगे कि ये मिनिमम एजियोट्रोप या फिर ये कहें पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का एग्जांपल है। तो यहां पर अगर हम मिनिमम एजियोट्रोप या फिर पॉजिटिव डेविएशन देखें तो जो हमें आंसर मिलेगा, ये आंसर हमें क्या मिलेगा यहां पर अगर हम देखें तो आंसर हमारा होगा साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल। साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल, इसमें पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मिक्सचर मिल जाएगा ये हमें। ये था क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4
और क्वेश्चन 4 जो है ये है यहां पर शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है कि जिसमें इवन नंबर्स में, इक्वल नंबर्स में एनायन एंड कैटायन जो है वो क्रिस्टल सिस्टम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना, तो इक्वल नंबर में। तो यहां पर जो मिसिंग होगा वो कैटायन भी मिसिंग होगा और एनायन भी मिसिंग होगा। एनायन और कैटायन दोनों के दोनों क्रिस्टल लैटिस से मिसिंग हो जाएंगे और इसी को हम कहेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। याद रखने के लिए कैटायन एनायन एक शॉर्ट में बाहर, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो यहां पर मिसिंग कैटायन, मिसिंग एनायन, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। दोनों ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हमें रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखें क्या। आइडेंटिफाई द रिएक्शन एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद NaI इन ड्राई एसीटोन गिव्स एल्काइल आयोडाइड। तो यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है कि हेलो एल्केन और इसकी रिएक्शन आप कराइए NaI से और एसीटोन की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा RI। अब आपको यह बताना है, ये एक नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो ऑप्शन अगर देखें, सेन-मेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में दो रिएक्शन है, एक फिंकेल्स्टीन एक स्वार्ट। अगर हेलोजन एक्सचेंज में NaI का यूज होता है या ये कहे आयोडाइड का यूज होता है तो ये होगी फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। ये था सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल। Which of the following amino acid is not optically active? एमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में यूज्ड होते हैं या ये कहें जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है, 20 एमाइनो एसिड हैं। 20 में से ओनली एक एमाइनो एसिड ऐसा है जो कि ऑप्टिकल एक्टिव नहीं, जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता, और वो एमाइनो एसिड जिसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमें इसकी मिलेगी, और ये एमाइनो एसिड जो है दैट इज ग्लाइसिन एमाइनो एसिड। ग्लाइसिन, ये है ग्लाइसिन जिसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन नहीं होता। कायरल कार्बन की एब्सेंस की वजह से ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विद इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल के साथ जब हम HX की रिएक्शन कराते हैं, इथाइल अल्कोहल और इसके साथ HX की रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर ये RX बनेगा और H2O बनता है, RX एंड H2O। और इस रिएक्शन में अगर HX की रिएक्टिविटी देखें तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें मिलता है HI, HBr, HCl एंड लास्ट वन इज HF। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। HI जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है वो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जितना इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। तो यहां पर अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर इज डी, HI, HBr, HCl एंड HF। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड कॉजेज। SN1 रिएक्शन जब होती है तो इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन जब बनता है किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो कार्बोकेटाइन जो होता है ये प्लेनर होता है, प्लेनर। और प्लेनर में न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है ये किसी भी साइड से हो सकता है, फ्रंट साइड, बैक साइड, किसी भी साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। यानी यहां से जो अपने को प्रोडक्ट मिलेंगे, ये प्रोडक्ट मिलेंगे आपको रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों के दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। और अगर इसमें कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन, तो ये इनहेंशियोमर मिलेंगे एक दूसरे के, यानी रेसेमिक मिक्सचर आपको मिलेगा। तो यहां ऑप्शन होगा रेसेमाइजेशन।
SN1 में होता है रेशमाइजेशन, SN1 में रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों होते हैं, इस वजह से रेशमाइजेशन हो जाता है। SN2 में तो ओनली इन्वर्जन होता है, तो वहां रेशमाइजेशन नहीं मिलेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 3-methyl ब्यूट 1-इन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब यहां हमें बनाना है एसिड कैटेलाइज्ड, हमें हाइड्रेशन कराना है किसका, 3-methyl ब्यूट 1-इन। 3-methyl ब्यूट 1-इन अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगी अपने को, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि पहले जो एसिड कैटेलाइज्ड में H+ अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा फर्स्ट स्टेप में, यानी इससे 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन 2 डिग्री लेस स्टेबल होता है, 2 डिग्री जो है ये कन्वर्ट होगा 3 डिग्री में, और अगर 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट होता है तो यहां 3 डिग्री कार्बन पर भी OH ग्रुप आ सकता है। यानी प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, या तो अपने को मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल या फिर मिलेगा 3 डिग्री। 2 डिग्री और 3 डिग्री सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, ये हमें इसमें मिलेंगे। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 3-methyl ब्यूट 1-इन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा गया है कि आयोडीन एक सॉलिड होता है। जैसे हम देखें, अगर हम हेलोजन्स की बात करते हैं तो हेलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन गैस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। तो इस सॉलिड को कौन से फॉर्म में या कौन सी क्लास में हम डिवाइड करें, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड यानी आयनिक सॉलिड कहें, इसको एटॉमिक सॉलिड कहें, एटॉमिक तो नहीं होता है क्योंकि मॉलिक्यूल है ये, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहें, या इसको कोवैलेंट सॉलिड कहें। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। I2 इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम सॉलिड स्टेट, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड का। यहां से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 अगेन ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन है। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर गिव्स, यानी हमें यहां पर फिनॉल की रिएक्शन करानी है ब्रोमीन वाटर के साथ। अगर हम फिनॉल को देखें, फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है फिनॉल। और अगर हमने पोलर मीडियम ले लिया तो ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और अटैक जो होगा इलेक्ट्रोफाइल का, ये दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दोनों ऑर्थो और पैरा, इन सब पर ब्रोमीन आ जाएगा। और इसको हम क्या कहेंगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। जब फिनॉल की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। द यूनिट सेल विद डायमेंशंस A is alpha, beta, gamma, all three are equals but not 90 डिग्री, यानी एंगल तीनों सेम होंगे बट नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसे ही अगर हम लेंथ की बात करते हैं इनकी, अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो यहां पर होगा A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C। तो यहां पर अगर हम देखें, ऐसी अगर अपने को यहां पर स्ट्रक्चर बनानी हो, डायमेंशंस बनानी हो, तो ये डायमेंशन जो होंगी वो डायमेंशन टेट्रागोनल होती है। These dimensions are tetragonal. Alpha, beta, gamma all are 90 degree, but A equals to B, but B not equals to C. तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ सेक्शन A. An ether is more volatile than alcohol having the same molecular formula. This is due to. तो जैसा हम जानते हैं अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो अल्कोहल ईथर का, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है।
ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसमें वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगी। अब यहां पर हम देखें कि ईथर की वोलेटाइल नेचर ज्यादा क्यों है। अगर ये देखना हो तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है ड्यू टू एब्सेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या ये कहे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने से इसकी वोलेटाइल नेचर कम होती है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर ऑप्शन देखें ईथर का अगर होता तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हैज ब्लीच प्रॉपर्टी। तो ये हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, और इन ऑप्शंस में हमें यह बताना है कि ब्लीचिंग प्रॉपर्टी किसमें होगी। अगर हम ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑक्सीजन ब्लीचिंग नहीं होता, ब्लीचिंग O2 भी नहीं होता, ऑक्सीजन तो O2 तो नहीं होता, तो O2 नहीं होता, फर्स्ट A भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा। NO3 भी ब्लीचिंग एक्शन शो नहीं करता, ब्लीचिंग एक्शन शो करते हैं SO2 एंड Cl, SO2 एंड Cl, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन। ये दोनों ब्लीचिंग एक्शन और दोनों ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ब्लीचिंग एक्शन शो करते हैं, SO2 एंड Cl2। तो ये था क्वेश्चन फ्रॉम P ब्लॉक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ऑल एमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन इज ऑप्टिकल एक्टिव, सॉरी लाइसिन इज ऑप्टिकल एक्टिव। तो ये तो स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया है। ऑल एमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। ऑल एमाइनो एसिड आर ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ग्लाइसिन नहीं होता ऑप्टिकल एक्टिव। ऑल एमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकल एक्टिव, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर हो जाएगा आंसर सी। 20 एमाइनो एसिड में से एक ग्लाइसिन ही ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन 16 ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन है। एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर हम एल्काइल हैलाइड की SN1 SN2 मैकेनिज्म में देखें तो हमें इसमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट। तो यहां फर्स्ट ऑप्शन इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज एन एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फेवर SN2 रिएक्शन। बिल्कुल सही है। एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये कह सकते हैं हम कि SN2 रिएक्शन को एनहांस करता है। बी जो है कंपीटिंग रिएक्शन ऑफ फॉर SN2 रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट, ये बी स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। SN2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता, रीअरेंजमेंट तो SN1 में होता है। SN1 रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड बाय सम लेविस एसिड्स, बिल्कुल सही है। लेविस एसिड्स जो होते हैं ये SN1 रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करके। ए वीक न्यूक्लियोफाइल एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ और फेवर ऑफ SN1 रिएक्शन। अगर हम देखें यहां पर SN1 रिएक्शन जो होती है इसके लिए अगर वीक न्यूक्लियोफाइल, SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल पर जो कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर SN2 रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी, SN2 रिएक्शन यहां पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट, ठीक है। फेवर कर रहा है इसमें, वेट, इसमें ऑप्शन डी ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि जो एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट ये SN1 रिएक्शन के लिए कोई इफेक्ट नहीं करती, SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो अब एक बार जरा ऑप्शन बी पर वापस गौर करते हैं कि ऑप्शन बी कैसे इसमें हो रहा है।
कंपीटिंग रिएक्शन फॉर SN2, वेट, थोड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, इस आंसर में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हमें कंपीटिंग रिएक्शन फॉर SN2 और SN2 की कंपीटिंग रिएक्शन क्या होती है? SN1, यानी वो SN2 की बात नहीं कर रहा है, SN1 की बात कर रहा है। SN1 रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट। हाँ बिल्कुल सही है, SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है। हमें कंपीटिंग रिएक्शन बतानी थी और आंसर जो हमारा होगा दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो SN1 रिएक्शन को फेवर नहीं करता, पोलर प्रोटिक जो होता है ये फेवर करता है। तो हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17, which reagent would you use to carry out the reaction ethyl benzene? इथाइल बेंजीन को हमें 2 and 4 chloro 1 इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना है। यानी देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें गिवन है इथाइल बेंजीन CH2CH3, इथाइल बेंजीन गिवन है और आपको इसको कन्वर्ट करना है, कुछ इस तरह से। इथाइल ग्रुप तो वैसे का वैसे ही रहेगा C2H5, यहां पर आपको या तो सेकंड पर क्लोरो लगाना है या फिर फोर्थ पर क्लोरो लगाना है, या तो सेकंड पर या फिर फोर्थ पर। C2H5 यहीं का यहीं रहेगा, लेकिन यहां Cl। अब कैसे लगाएं इसमें? यहां पर हम और C2H5 जो होता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसका मतलब यहां पर जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा दैट इज Cl2 और इसमें FeCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहां ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर Cl आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन बी। अगर हमने क्लोरीन लाइट एंड हीट ले लिया, अगर क्लोरीन ले लिया तो क्लोरीन क्या करेगा, यहां पर ये लाइट की प्रेजेंस में जो यहां पर ये अल्फा कार्बन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लोरीन से। चलिए तो ये था क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच हैज द जीरो डाइपोल मोमेंट, यानी किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है ये हमें बताना है। BF3, और अगर BF3 की स्ट्रक्चर देखें तो BF3 जो होता है ये प्लेनर होता है, 120 एंगल होता है इसमें इक्वल, और इसका डाइपोल मोमेंट जीरो मिलेगा। यानी एक आंसर तो हमें मिल गया ऑप्शन ए दैट इज BF3। ऑप्शन बी H2O, ये तो पोलर होता है, डाइपोल मोमेंट इसमें होगा। NF3 में भी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। ClO2 ये भी बेंट शेप में होता है और इसका भी डाइपोल मोमेंट होगा। यानी एक ऑप्शन BF3 ही ऐसा है जिसका डाइपोल मोमेंट हमें जीरो मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसके अंदर अगर हम देखें क्वेश्चन 19 क्या है, इक्विमोलर सॉल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट है। यानी आपको सॉल्वेंट दे रखे हैं, सेम सॉल्वेंट दे रखे हैं और उसकी कंसंट्रेशन भी सेम है। अगर कंसंट्रेशन भी सेम हो और सॉल्वेंट भी सेम हो, इसका मतलब उनके Kb एंड Kf सेम है। अगर Kb एंड Kf जो कांस्टेंट होते हैं, Kb एंड Kf अगर ये सेम हो, कंसंट्रेशन सेम हो, मींस मोलेलिटी सेम हो, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर इनके फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होंगे। यानी सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 जो है दैट इज क्वेश्चन 20, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू नॉन स्पॉन्टेनियस इज कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ओजोन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट। तो यहां पर हम देखें जब ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्जन होता है तो लो टेम्परेचर पे होता है,
क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ओजोन अनस्टेबल होता है और ओजोन हाई टेम्परेचर पे O2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम जो ओजोन O2 में कन्वर्ट होता है अगर उसको रिवर्स करें तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगी हाई टेम्परेचर पर। यानी कि हाई टेम्परेचर जो होता है इस पर अगर हम ओजोन का कन्वर्जन कराएं, सॉरी ऑक्सीजन का कन्वर्जन ओजोन में कराएं, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ड्यू टू ओजोन इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, ओजोन O2 में कन्वर्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 और ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है और ये अगर हम क्वेश्चन देखें, कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड। तो यहां पर हम देखें कार्बोहाइड्रेट का जो हमने क्लासिफिकेशन किया था मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, इसमें से जो सबसे सिंपल यूनिट होती है वो होती है मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड का फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। मोनोसेकेराइड का फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता। तो ये आंसर जो होगा वो हो जाएगा 21 का ऑप्शन ए, कि मोनोसेकेराइड जो है फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड में 2 to 10 यूनिट मिलेंगे अपने को, और पॉलीसेकेराइड में तो मोर देन 100 यूनिट्स मिलती हैं जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, और ये 22 क्वेश्चन पी ब्लॉक से है। नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 बट फॉस्फोरस व्हेन फॉर्म P2 readily converted into P4, this is due to। तो यहां देखें नाइट्रोजन तो N2 फॉर्म इजीली बना लेता है, लेकिन फॉस्फोरस जो है जब P2 बनाने लगते हैं तो P4 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है फॉस्फोरस में? क्योंकि फॉस्फोरस में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है p पाई d पाई बॉन्डिंग, और वो जो p पाई d पाई बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है फॉस्फोरस के अंदर। ये p पाई d पाई जो बॉन्डिंग है ये फॉस्फोरस में वीक होती, सॉरी ये p पाई वेट जो p पाई बॉन्डिंग होती है फॉस्फोरस में p पाई तो ये वीक होती है, और इस वीक होने की वजह से इसमें जो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म इजीली नहीं फॉर्मेशन हो पाते हैं। इसलिए यहां पर हम कहें कि P2 नहीं बन पाएगा, P4 बन जाता है। ठीक है ना, P4 के अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन 23 क्या है? इन फिनॉल कार्बन एटम अटैच टू OH ग्रुप। फिनॉल के अंदर जो कार्बन एटम होता है, अगर हम फिनॉल की स्ट्रक्चर देखें तो फिनॉल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगी। ये है फिनॉल, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड होता है। ये जो कार्बन है ये OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्ट होगा। तो यहां यही क्वेश्चन है कि फिनॉल में जो कार्बन एटम है जो OH से अटैच्ड है वो क्या है? तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वो बात अलग है कि फिनॉल में जितने भी कार्बन है वो सारे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ऑल कार्बन इन फिनॉल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ सेक्शन ए। क्वेश्चन 24, द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड इज। अगर ये हाइड्राइड जो है ये नाइट्रोजन फैमिली यानी 15th ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं 15th ग्रुप के हाइड्राइड्स में या किसी भी ग्रुप के हाइड्राइड में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि अपने ग्रुप में जो टॉप में रहेगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम नाइट्रोजन की ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन सबसे टॉप पर होगा, तो नाइट्रोजन जो हाइड्राइड होगा NH3 सबसे टॉप पर जो होगा इसकी थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी नाइट्रोजन ग्रुप में मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25, और क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन 25 क्या है? ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट A एंड B फॉलो राउल्ट्स लॉ। तो अगर हमें दो कंपोनेंट लिए सॉल्यूशन बनाया कंपोनेंट A और कंपोनेंट B को मिक्स करके,
अब आपको बताना है अगर राउल्ट्स लॉ को आपको फॉलो कराना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो यहां पर है ए एंड बी में जो अट्रैक्शन है वो ए और बी से कम होना चाहिए। ए और बी में जो अट्रैक्शन है वो ए एंड बी से ज्यादा होना चाहिए। ए बी में जो अट्रैक्शन है वो ए और बी के सेम होना चाहिए। यही कंडीशन होती है आइडियल सॉल्यूशन की और यही है राउल्ट्स लॉ का, यही है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आइडियल सॉल्यूशन। यानी क्वेश्चन 25 का आंसर जो होगा दैट इज सी। इंटरेक्शंस जो होती हैं कंपोनेंट में वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के जो इंटरेक्शंस हैं उनके सिमिलर होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट ये था सेक्शन ए। अब हम एंटर करते हैं सेक्शन बी में, सेकंड सेक्शन इस चैप्टर का। और सेक्शन बी जो है, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। आपको 24 क्वेश्चन गिवन होंगे और 24 में से वही 20 अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे से लगता है कि ये करेक्ट है। अगर आपने 20 से ज्यादा करेक्ट कर दिए तो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं वही इवैल्यूएशन में यूज होंगे, उनका ही मार्किंग होगी। तो यहां पर हम देखें सेक्शन बी और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसा कि हम जानते हैं सेक्शन ए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है, सेक्शन बी जो होता है इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन सी में डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन। तो अब यहां पर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे सेक्शन बी में। और फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 26, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर विच इज 10% वेट बाई वेट। वेट बाई वेट इसका मतलब यह है कि अगर आपको यहां पर 10 ग्राम ग्लूकोज जो है, ये 10 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और 90 ग्राम जो है इसके अंदर ये है वाटर, एक्वस सॉल्यूशन। अब हमें मोलेलिटी आप फाइंड आउट करनी है। मोलेलिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलेलिटी इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, पहले तो हम देख लेते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये केजी में आपको लेना होता है। बस यही होती है मोलेलिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर अगर हम देखें कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो है, सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो एटॉमिक वेट होता है, सॉरी मोलिकुलर वेट होता है दैट इज 180। ग्लूकोज का मोलिकुलर, ये तो आ गए मोल ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये है 90 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 90 ग्राम, लेकिन ग्राम में है तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमें मिल जाएगा यहां पर मोलेलिटी। और जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन सी, 0.617 मोलल। ये आंसर आ जाएगा 0.617 मोलल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ये इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पुट करने हैं और आंसर इसमें निकालना है। तो ये था क्वेश्चन सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27? When CH3CH2CHCl2 is treated with NaNH2, the product formed as। तो यहां पर हमें प्रोपाइलिडीन क्लोराइड दे रखा है, या ये कहे 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन, और ये जो 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन हमें गिवन है, NaNH2 जो होता है ये करता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में एक HCl यहां से रिमूव होगा और एक HCl यहां से, और 2 HCl रिमूव हो जाएंगे सोडामाइड NaNH2 से, और जो आंसर हमें मिलेगा दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि प्रोपाइन। आंसर हमें मिलेगा प्रोपाइन। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज प्रोपाइन। तो प्रोपाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में एंटर करते हैं और 28 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कब होती है, जब जो डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी पाई बॉन्ड जो है वो एक सेकंड पीरियड का हो और एक एटम थर्ड पीरियड का हो। अगर एक एटम सेकंड पीरियड का है, एक एटम थर्ड पीरियड का है, तो उनमें जो पाई बॉन्ड बनेंगे वो होगी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। NO3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के दोनों सेकंड पीरियड के हैं, यानी NO3 में होगी पी पाई बॉन्डिंग, दोनों ही सेकंड के हैं। जबकि हमने क्या कहा कि सेकंड और थर्ड दोनों के होने चाहिए पी पाई डी पाई के लिए। SO3 में सल्फर और ऑक्सीजन है थर्ड सेकंड का और सल्फर है थर्ड का, इनमें हो जाएगी पी पाई डी पाई, इनमें हो जाएगा। BO3 बोरोन भी सेकंड का, ऑक्सीजन भी सेकंड का, तो इसमें नहीं हो पाएगी। CO3 कार्बन भी सेकंड का और ऑक्सीजन भी सेकंड का। तो यहां एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक सेकंड पीरियड का है और एक थर्ड पीरियड का। तो जो सल्फर SO3-2, ये जो SO3-2 की स्ट्रक्चर होगी, ये होगा पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, यहां पर पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी, SO3-2। नेक्स्ट इसके बाद में है 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29? विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट। हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है बायोमोलिक्यूल से, और इन 4 स्टेटमेंट में ट्रू स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। ट्रू स्टेटमेंट देखिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन जो है, अल्फा कार्बन एंड ऑफ अल्फा एमाइनो एसिड इज एसिमेट्रिकल, बिल्कुल सही है। एसिमेट्रिकल जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, यानी कि वहीं पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी इसमें। ऑल प्रोटीन आर फाउंड इन एल फॉर्म, एल फॉर्म में सारे के सारे प्रोटीन फॉर्म नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी ये इनकरेक्ट तो हमें मिल गया, ठीक है ना, क्योंकि डी प्रोटीन भी होते हैं। मोस्टली एल प्रोटीन होते हैं बट डी भी होते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट है, ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ऑल प्रोटीन दे नीड। तो यहां पर हम देखें, ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ऑल प्रोटीन दे नीड, ये बिल्कुल सही है। ह्यूमन बॉडी प्रोटीन तो सारे बना लेता है, एमाइनो एसिड सारे नहीं बना पाता। एमाइनो एसिड उसको डाइट में लेने होते हैं, एमाइनो एसिड अगर उसको मिल गए तो ह्यूमन बॉडी सारे प्रोटीन बनाता है। जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, वो हम बाहर से नहीं ले सकते। बाहर से जो प्रोटीन लेते हैं वो एमाइनो एसिड में ब्रेक होते हैं, फिर एमाइनो एसिड रिकनेक्ट होके और प्रोटीन बनाते हैं जो हमारी बॉडी बना लेती है। नेक्स्ट, एट pH 7 both amino and carboxylic groups exist in ionized form। तो यहां पर न्यूट्रल pH के ऊपर हम कह सकते हैं कि आयोनाइज्ड फॉर्म में यहां पर ये मिलेंगे बोथ एमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन जो बी है ये इनकरेक्ट है, ऑल प्रोटीन आर फाउंड इन एल फॉर्म। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30, इथाइलिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ट्रीटमेंट विद। तो अगर हम इथाइलिन देखें, इथाइलिन से अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो इसका एक ही मेथड है, दैट इज एसिडिक हाइड्रेशन। अगर हम इसका हाइड्रेशन करा दें एसिडिक मीडियम में अगर हम इसका हाइड्रेशन करा दें तो ये मिल जाएगा अपने को इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया ये। तो आंसर हो जाएगा H2SO4, क्योंकि यहां पर ये है डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं हम, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें H2SO4 एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा, H2SO4 एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा यहां पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन 31, एक्स्ट्रा प्योर N2 नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। तो हमें अगर प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट है तो प्योर फॉर्म में जो नाइट्रोजन बनेगा
ये बेरियम नाइट्राइड जो है ये बना लेगा, बेरियम नाइट्राइड। और यहां पर ये बेरियम नाइट्राइड जो है ये N2 और बेरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो हमें प्योर N2 मिलेगी। कोई इसके साथ अलग गैस, अनदर गैसेस कोई नहीं मिलेंगे। हालांकि जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है इनसे भी हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी, लेकिन इनके साथ अदर गैसेस का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और हमें चाहिए प्योर, तो प्योर जो नाइट्रोजन गैस है ये बेरियम नाइट्राइड के डिकम्पोजिशन से हमें मिल जाएगी। जब हम इसको हीट करते हैं डिकम्पोजिशन से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एंड क्वेश्चन 32 इज इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, A atom occupy the corner position and atom B occupy the face centered positions. If one atom of B is missing from one of the face centered point, then the formula of the compound is. तो इस बार हमें फेस सेंटर में, और फेस सेंटर में जो A है वो कॉर्नर पर है, और हम जानते हैं कॉर्नर 8 होते हैं, और ईच कॉर्नर हैज 1/8 पार्ट, यानी A जो होगा वो उसका जो पार्ट, जो इसमें जो इसका एक तरह से हम कहें कि पार्टिसिपेशन होगा वो 8 × 1/8 होगा। B जो है ये फेस सेंटर्ड है, और फेस सेंटर में जो इसका रोल होता है वो होता है 1/2, ठीक है, 1/2। लेकिन यहां फेस 6 होते हैं, बट यहां कहा गया एक फेस जो है वो मिसिंग है, इसका मतलब 5 फेसेस हैं। तो जो कंपोजिशन में जो B का पार्ट होगा वो होगा 5 × 1/2। तो यहां से अगर हम इस रेशियो को सिंपल करते हैं तो ये आएगा 1:5/2, यानी कि ये बन जाएगा A2B5, ये बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज A2B5, करेक्ट आंसर इज A2B5। सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन था, लेटिस से रिलेटेड क्वेश्चन था। लेटिस पॉइंट अपने को पता होना चाहिए कि उनमें कितना पार्ट जो है एक यूनिट सेल में, जो उसका एक तरह से कहीं पार्टिसिपेशन कितना होता है, इससे देख लेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लैंग्वेज की फॉर्म में है क्वेश्चन, रिएक्शंस मिसिंग है इसमें। रिएक्शंस हम देखें, ए कार्बन कंपाउंड A in the presence of sulfuric acid with the reaction of acetic acid form ester B। इसका मतलब हम देख लेते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ, और H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 के साथ। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एस्टर मिलेगा हमें, एक एस्टर मिलेगा R, ये एस्टर है। अब इसके बाद ये कहा गया है A जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन, अगर हम इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें B मिलेगा, B मिल रहा है माइल्ड ऑक्सीडेशन, और माइल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। इसके बाद जो B है, जो A के माइल्ड ऑक्सीडेशन से C बन रहा है, सॉरी इससे बन रहा है अपने को C, एस्टर है B, तो ये एस्टर है, यहां से हमें मिल गया C। अब C की रिएक्शन अगर हम 50% KOH यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड बेस से कराते हैं तो यहां पर अपने को मिलेगा A एंड D, A यानी कि जो भी यहां मिसिंग है A एंड D, और जो D है इसका जब हम एसिडिफिकेशन कराते हैं तो इससे हमें मिलेगा D आफ्टर एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट HCl। तो यहां से मिलेगा अपने को जो D मिलेगा, अच्छा D हमें जो भी मिल रहा है कंपाउंड, D जो मिलेगा वो एसिडिफिकेशन के बाद मिलेगा, यहां से मिल रहा है D, यहां से अपने को मिल रहा है D, ठीक है, ओके ये हो गया। ये हमने रिएक्शन देख ली। वापस देखते हैं, अगर हम A की रिएक्शन H2SO4 से कराएं तो एस्टर मिलेगा, और A का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं माइल्ड ऑक्सीडेशन तो C मिलेगा,
और सी से ए और डी वापस मिल जाएंगे। ये हमने एक रिएक्शन करा दी। अब इसमें देखो कौन कौन सी रिएक्शन है। सी से ए और डी मिलना, ये है कैनिजारो रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेटेड बेस में दो मिलते हैं, अल्कोहल एंड एसिड। तो इसका मतलब ए जो है वो अल्कोहल है, ए जो है वो अल्कोहल है और डी जो है वो एसिड है। यहां से ये तो हमें पता चल गया कैनिजारो रिएक्शन से। अब ये अल्कोहल कौन सा है, तो ए जो है वो है ROH, अल्कोहल। अब हमें ऐसा अल्कोहल लेना है कि जिसके ऑक्सीडेशन से जो भी C बने वो कैनिजारो रिएक्शन शो करे। ऑप्शन देख लेते हैं। मिथेनॉल, मिथेनॉल जो होगा, अगर मिथेनॉल लेंगे तो मिथेनॉल बनाएगा यहां पर मिथेनल। अगर हम मिथेनॉल लेते हैं ए तो ये बन जाएगा C, क्या बन जाएगा यहां पर मिथेनल, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन शो करके ये वापस मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथेनॉल। और जो डी बनेगा वो बनेगा मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड। इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट निकल आया, मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड अगर हम लेंगे तो एसिड एल्डिहाइड बनेगा जो कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। मिथेनॉल लेते हैं तो मिथेनोइक एसिड ही बनेगा, एसिटिक एसिड नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड मिक्स हो रखी थी, थोड़ा सा हमें टाइम जरूर लगा सॉल्व करने में, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा आ गया मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 33। नाउ क्वेश्चन 34। A crystalline solid first reacts with dilute HCl to liberate a gas Y। जो गैस Y लिबरेट होती है, Y decolorize acidified KMnO4 when a gas, अब यहां पर एक सेकंड गैस आ रही है, is slowly passed into aqueous solution of Y, colloidal sulfur is obtained, then first and second जो है वो क्या होंगे इसके अंदर। तो यहां पर हम देखें जो ऑप्शंस हमें गिवन है, अगर हम इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहां पर हम देखें HCl के साथ रिएक्शन करें तो ऐसी गैस बननी चाहिए जो KMnO4 को डीकलराइज भी करे। तो यहां पर जो अगर हम देखें ऑप्शन जो हमें मिलेंगे, यहां पर ऑप्शन Na2SO3, अगर हम इसको लेके चलें, क्योंकि SO3 जो होता है, SO3 ये कोलोइडल नहीं बनाता, SO3 कोलोइडल नहीं बनाता, इसलिए यहां पर हम ये ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। तो यहां क्या होगा, Na2SO3 इसको लेकर अगर हम चलें तो इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं तो यहां एक गैस रिलीज होती है SO2, यहां से SO2 गैस रिलीज होगी, SO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, H2O और NaCl बन जाते हैं, SO2 गैस रिलीज होती है। और ये जो SO2 गैस है ये डीकलराइज करती है KMnO4 को। बिल्कुल सही है, ये KMnO4 को डीकलराइज भी करता है, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और ये कलरलेस होता है, MnSO4 कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि SO2 सही, यहां तक ठीक चल रहा है। इसके बाद देखो क्या है, व्हेन गैस SO2, अब कोई एक गैस है इनमें से जिसको जब SO2 में पास करें, अभी तो हमें Y मिला है, इस Y में हमें कोई गैस पास करनी है और ऐसी गैस पास करनी है जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन बना दे, किसका, सल्फर का। तो जब SO2 में SO2 जो है ये एक्वस सॉल्यूशन में पास करते हैं H2S को, जब इसके एक्वस सॉल्यूशन से पास करते हैं तो सल्फर मिल जाता है अपने को, सल्फर, और ये सल्फर कोलोइडल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया है, वापस इसको अच्छे से समझते हैं, इजी वे में समझते हैं। सबसे पहले हमने रिएक्शन कराई सोडियम सल्फेट से, सोडियम सल्फाइड से, सोडियम सल्फाइड से, क्योंकि सोडियम सल्फाइड लेंगे तो इसमें हमें SO2 मिलेगा, अगर सोडियम सल्फेट लेंगे तो SO3 मिलेगा। SO3 जो होता है वो डीकलराइज नहीं करेगा, लेकिन SO2 डीकलराइज करता है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये तो कट हो गए, तो एक ऑप्शन रह गया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सॉरी,
सोडियम सल्फाइड से गैस मिलेगी SO2। अब SO2 क्या डिकलराइज करती है KMnO4 को? बिल्कुल करते हैं, और MnSO4 बन जाता है। अब यहां से मिला जो SO2, अगर इसके एक्वस सॉल्यूशन में एक अननोन गैस डिसॉल्व करते हैं, पास करते हैं, तो सल्फर अपने को ऑब्टेन हो जाए। तो वो अननोन गैस कौन सी होगी? तो वो होगी H2S। H2S गैस है जिसको जब SO2 का एक्वस सॉल्यूशन, और H2S का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? H2SO3, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2 इज आल्सो नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फ्यूरस एसिड में जैसे ही H2S आता है, सल्फर का कॉलोइड बन जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा अपना सोडियम सल्फाइड एंड H2S गैस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जैसे आपको बताया था सेक्शन बी में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, जिसको पाई से डिनोट करते हैं CRT, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें टेम्परेचर R जो है गैस कांस्टेंट और C जो है कंसंट्रेशन। अब इसमें क्या कह रखा है? ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे, टेम्परेचर अगर हम फिक्स कर दें, R तो है ही, तो यहां से क्या आएगा? पाई जो है ये C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के। तो यहां पर हम कहें इंक्रीज विद कंसंट्रेशन, तो यहां इंक्रीज विद कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, तो ये बाकी ऑप्शन कोई यूज नहीं है क्योंकि सारे कंसंट्रेशन के ही हैं। जब हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन। कुछ एल्कोहल हमें गिवन है, एल्कोहल है 3 एल्कोहल एंड 1 एसीटोन। क्वेश्चन, which of the compounds on being warmed with iodine solution and NaOH will give iodoform? अब आयोडोफॉर्म के लिए कंडीशन क्या होती है? अगर कोई एल्कोहल है तो वो एल्कोहल ये होना चाहिए, ऐसा कोई एल्कोहल है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और अगर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन, तो उसमें ये ग्रुप होना चाहिए। अगर किसी में भी ये दोनों ग्रुप हैं तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे। अब चलिए ऑप्शन ए में देखें। ऑप्शन ए है इथाइल एल्कोहल, और इथाइल एल्कोहल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तो इथाइल एल्कोहल है, यानी इसमें वो ग्रुप है जो हमें चाहिए। यानी ऑप्शन ए, ये जो ए कंपाउंड है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। बी, ये है एसीटोन, और एसीटोन में क्या वो ग्रुप है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, और ये ग्रुप हमें मिल गया। एसीटोन भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। उसके बाद नेक्स्ट CH3CHOH, इसमें तो हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है यहीं से। डी जो है एक ही कार्बन है, सिंगल कार्बन का कोई भी कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, कोई भी, एनी सिंगल कार्बन कंपाउंड। तो जो आंसर होंगे दैट इज ऑप्शन ए, बी एंड सी। तो आंसर हो जाएंगे ए, बी एंड सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, द करेक्ट ट्रेंड ऑफ फाइनल आयोनाइजेशन एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। और 16th ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सब। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। लास्ट में पोलोनियम भी होता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है तो उसको हम काउंट नहीं करते। तो ये सब आ गए। तो यहां पर क्या होगा, डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, लेकिन स्टार्टिंग में वो बहुत स्पीड से डिक्रीज होती है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं डिक्रीज तो होती है लेकिन स्लोली डिक्रीज होगी। यानी कि डिक्रीज शार्पली फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर एंड देन डिक्रीज रेगुलरली विद लेस इंटेंसिटी या लेस शार्पली। तो यहां पर जो होगा टेलुरियम तक ये इस तरह से हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कि पहले तो शार्पली डिक्रीज होगी, उसके बाद स्लोली डिक्रीज होंगी। इसके बाद नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 क्या है? क्वेश्चन 38, ए मेटल हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, BCC structure and the edge length of the its unit cell is 3.04 angstrom. The volume of the unit cell in centimeter cube will be. तो जैसा कि हम जानते हैं वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू ए क्यूब, वॉल्यूम होगा ए क्यूब, और हमें सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकालना है, तो जो ए है एज लेंथ उसको भी हमें सेंटीमीटर में लेना होगा। तो जब हम इसको सेंटीमीटर में लेंगे 10 टू द पावर -8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 2.81 इंटू 10 टू द पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछा है, एज लेंथ का क्यूब कर देंगे तो यहां वॉल्यूम का फॉर्मूला ये मिल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज, यहां पर नोट इन, आप इसको कट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को वापस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग order is accordance with the property stated against it। तो इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा जो ऑर्डर है वो इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही है, कि इसी के अकॉर्डिंग ये अरेंज होंगे। तो सबसे पहले हम देखें नाइट्रोजन वाले ग्रुप में, अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं हाइड्राइड्स में, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, लेकिन यहां तो डिक्रीज कर रखी है डाउन द ग्रुप, ये इनकरेक्ट है। ठीक है ना, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, ये भी इनकरेक्ट है। बेसिक नेचर जो होती है वो डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर डिक्रीज होगी तो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी भी डिक्रीज होनी चाहिए, यहां इंक्रीज बता रखी है जो कि इनकरेक्ट है। थर्मल स्टेबिलिटी कोई भी हाइड्राइड हो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन देखो यहां पर इंक्रीज कर रखी है, इट मींस ये भी इनकरेक्ट है। एंड लास्ट वन इज बॉन्ड एंगल, और जैसा कि हम जानते हैं जैसे जैसे सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होती जाती है बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता चला जाएगा। तो सबसे स्मॉल है नाइट्रोजन, जैसे जैसे सेंट्रल एटम इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने लगेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। 39 और 39 का क्वेश्चन आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन हमें गिवन है जिसमें C2 इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 के साथ करा रखी है और एक प्रोडक्ट बना रखा है। वैसे तो ये रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यहां हमें टेम्परेचर गिवन नहीं है। अब देखते हैं, हो सकता है क्वेश्चन कुछ और निकले। अमोंग द फॉलोइंग विच वन कैन नॉट बी फॉर्म, देखो क्वेश्चन कुछ और निकला ना, कैन नॉट बी फॉर्म मतलब कौन सा नहीं बना सकते एज ए प्रोडक्ट इन एनी कंडीशन, यानी आप टेम्परेचर कुछ भी चेंज कर दो, आपको तो ऐसा आंसर देना है जो बना ही ना सके, उसके अंदर बन ही नहीं सके जो। तो इसमें ऑप्शन है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, लो टेम्परेचर पे बनता है। इथाइलिन 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है। डाई इथाइल ईथर 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140, 170, 100, एंड एसिटाइलिन तो कभी नहीं बनेगा। एक एल्कोहल से एल्काइन कभी नहीं बनता, तो इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कि हम एसिटाइलिन को किसी भी मेथड से नहीं बना पाएंगे इथाइल अल्कोहल से। नेक्स्ट 41, क्वेश्चन 41, और क्या है क्वेश्चन 41? फ्रॉम अमोंगेस्ट द फॉलोइंग एल्कोहल्स द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विद कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। तो हमें बताना है कि कौन सा एल्कोहल है जो
HCl और ZnCl2 के साथ फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा। तो यहां जैसा कि हम जानते हैं एल्कोहल जो होते हैं, अगर हम इसकी ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं, ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट, तो यहां जो रिएक्टिविटी होती है ये 3 डिग्री एल्कोहल की मैक्सिमम होती है, देन 2 डिग्री एल्कोहल, देन 1 डिग्री एल्कोहल। यानी इनमें से जो 3 डिग्री एल्कोहल होगा वो फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा 3 डिग्री एल्कोहल। अब कौन सा है इनमें 3 डिग्री एल्कोहल? 2 ब्यूटेनॉल, ये तो 2 डिग्री हो गया। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये हो जाएगा 3 डिग्री, और 1 ब्यूटेनॉल 1 डिग्री। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, और हमारा 3 डिग्री आंसर आएगा। 3 डिग्री एल्कोहल विल बी द फास्टेस्ट विद HCl एंड ZnCl2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42, और ये पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और इसमें से ट्रू स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है H3PO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2SO3। नहीं, ये रिवर्स हो गया, वाइस वर्सा इसका करेक्ट होता, H2SO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3PO3। इन एक्वस मीडियम HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HF से। ऑप्शन सी, HClO4 is a weaker acid than HClO3, ये भी इनकरेक्ट है। HClO4 is the strongest acid of periodic table, तो strongest है, सबसे strong होगा। HNO3 is stronger acid than HNO2, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर सेंट्रल एटम सेम है, नॉन मेटल सेम है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है वो मोर एसिडिक होगा। HNO3 +5 और HNO2 +3, +5 is more acidic than +3, तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये था क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, और क्वेश्चन 43 में एक रिएक्शन हमें दे रखी है कि एक कंपाउंड है A, K2Cr2O7 H2SO4 से वो एसीटोन बन रहा है, और एसीटोन के ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड, तो वो A क्या हो सकता है? अगर हमने ऑप्शन ए ले लिया 1 प्रोपेनॉल, तो 1 प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन तो प्रोपेनोइक एसिड में हो जाएगा, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, ए तो नहीं हो सकता। 2 ब्यूटेनॉल, और 2 ब्यूटेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ब्यूटेन 2 ऑन मिलेगा, अपने को ब्यूटेनॉन मिलेगा। 2 प्रोपेनॉल, और 2 प्रोपेनॉल है कुछ इस तरह से, और अगर हमने 2 प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन कराया तो यहां हमें मिल जाएगा एसीटोन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोपेन 2 ऑल और इसके ऑक्सीडेशन से मिलेगा, यानी 2 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, यहां पर हाँ ये क्वेश्चन बस इतना ही है। तो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन 2 ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विद पोटेशियम इथोक्साइड इन इथेनॉल, तो क्या मिलेगा हमें ये बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है दैट इज 2 ब्रोमोपेंटेन। चलिए पहले 2 ब्रोमोपेंटेन बना लेते हैं। 2 ब्रोमोपेंटेन, ये हमें मिल गया 2 ब्रोमोपेंटेन, और रिएक्शन हमें करानी है पोटेशियम इथोक्साइड C2H5OK C2H5OH, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और एलिमिनेशन रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो बनेगा ब्यूट-2-इन, ब्यूट-2-इन या 2-ब्यूटीन। अब 2-ब्यूटीन में भी जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ट्रांस बनता है, क्योंकि ट्रांस इज मोर स्टेबल, तो यहां पर आ जाएगा 2 ब्रोमो, ओके वेट, ये पेंटेन है, ये हमने ब्यूटेन बना दिया, ये पेंटेन है, पेंटेन। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा
उसमें भी हम एक कार्बन और इंक्रीज कर देंगे। वेट, तो ये 2 ब्रोमोपेंटेन और इससे बन जाएगा पेंट 2 इन, और पेंट 2 इन में भी अगर सिस ट्रांस दोनों बन सकते हो तो हम ट्रांस बनाएंगे, क्योंकि ट्रांस जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा ये हो जाएगा ट्रांस 2 पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 44, सिस ट्रांस में से ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन जो 45 से 49 है, इसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, और वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? ये है एसर्शन रीजन क्वेश्चंस, एसर्शन रीजन क्वेश्चन। और ये जो एसर्शन रीजन क्वेश्चन है, इसमें वही 4 ऑप्शन है जो हम सैंपल पेपर बाकी में देखते हैं। एक बार वापस इसको देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन ऑप्शन ए। अगर ए आर दोनों करेक्ट है बट दोनों का आपस में जो आर है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, तो हमारा जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। A is true but R is false, option C, and A is false and R is true, option D। इन्हीं ऑप्शंस को माइंड में रखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, और दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। 45 का assertion, when glucose is treated with methanol in the presence of dry HCl gas, alpha and beta methyl glycoside are formed। तो ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा ग्लूकोज, तो इसमें हेमी एसिटल बनने लग जाएंगे, जिसको हम कह देंगे ग्लाइकोसाइड्स। यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इनका फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रेजिन टू प्रोड्यूस क्रिस्टलाइन ओसाजोन, ये भी करेक्ट है, लेकिन दोनों डिफरेंट रिएक्शन है, इसलिए आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट बोथ आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। एसर्शन है द एल्काइल हैलाइड आर हाइड्रोलाइज्ड बाय मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड इनटू अल्कोहल। बिल्कुल सही है, जब हम इससे रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड की और Ag2O से, Ag2O तो होता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, बट ये मॉइस्ट कंडीशन में आता है Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड जो है वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो प्रोडक्ट मिलता है ये अपने को ये अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ मूव ऑन सेकंड स्टेटमेंट, एल्काइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड टू एल्काइल हाइड्रोक्साइड इजीली बट रिएक्शन स्लो डाउन विद एडिशन ऑफ Ki। अगर हम इस रिएक्शन में एल्काइल क्लोराइड जो ले रखा है, अगर RCl की रिएक्शन में हमने क्या मिला दिया Ki, तो ये पहले कन्वर्ट हो जाएगा Ri में, और Ri तो मोर रिएक्टिव होता है, Ri मोर रिएक्टिव, यानी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी अगर हमने Ki मिला दिया, क्योंकि Ri मिल रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, स्टेटमेंट जो आर है वो इनकरेक्ट है, यानी जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, कि स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा इसका सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। द नॉर्मेलिटी ऑफ 1.5 m सल्फ्यूरिक एसिड इज 3n। और दोस्तों नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का अगर रिलेशन देखें तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n इंटू मोलरिटी, और n क्या है यहां पर? बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो n नॉर्मेलिटी अगर निकालनी है, H2SO4 की जो बेसिसिटी होती है वो 2 होती है, और ये है 1.5, तो ये आ जाएगा 3n। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, और रीजन क्या है? इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलरिटी एंड बेसिसिटी। इसका यही एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है इसमें, तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, और इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। NO3 इज प्लेनर एंड अमोनिया इज पिरामिडल इन शेप। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। NO3 जो होता है, NO3 की स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से मान सकते हैं,
ये होता है NO3 और इसमें होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये प्लेनर हो जाएगा। अमोनिया में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, अमोनिया के अंदर, अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहां पर हम कहें तो एक लॉन पेयर भी है sp3, और sp3 और एक लॉन पेयर होने की वजह से पिरामिडल, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन भी इसका ट्रू है, और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही ये शेप जो है वो इस तरह से आ रही। तो स्टेटमेंट एंड रीजन दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा 48 का आंसर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 क्या है? द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इन डिफरेंट डायरेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो रेसिस्टेंस होता है, ये रेसिस्टेंस हमें डिफरेंट मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। एनाइसोट्रोपिक यानी डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो ट्रू है। सेकंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर आइसोट्रोपिक, नहीं, ये तो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, यानी कि इसका जो रीजन है आर वो इनकरेक्ट है। ए तो करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 49 और ये था सेक्शन बी। ये था सेक्शन बी। अब हम देख रहे हैं सेक्शन सी, लास्ट सेक्शन सैंपल पेपर 10 का, और पहले इसके इंस्ट्रक्शंस हमेशा की तरह। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद चॉइस, यहां पर अपने को ओवरऑल चॉइस 5 क्वेश्चन की मिलेगी। एक क्वेश्चन हम इसमें लीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो 5 क्वेश्चन ये जो काउंट होंगे, 6 क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। तो इसको केयरफुली इसमें भी आपको देखने हैं। और जैसा हमने कहा सेक्शन सी में वैरायटीज बहुत मिलेंगी, और उसी वैरायटी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कॉलम मैचिंग। इसमें हमें कॉलम 1 में हाइड्राइड दिए हैं और कॉलम बी में इनके यहां पर कहें तो बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। अब बॉइलिंग पॉइंट तो हमें याद नहीं रहते, लेकिन हमें सीक्वेंस याद रहती है बॉइलिंग पॉइंट की, और ये बॉइलिंग पॉइंट की जो सीक्वेंस आती है, ये सीक्वेंस आएगी बिस्मिथ हाइड्राइड मैक्सिमम होगा, देन एंटीमनी हाइड्राइड, इसके बाद एक्सेप्शनली आएगा अमोनिया, इसके बाद नेक्स्ट होंगे आर्सेनिक, एंड लास्ट वन इज फॉस्फीन। यानी जो सबसे लोवेस्ट है वो फॉस्फीन का है, और जो सबसे ज्यादा है वो बिस्मिथ का है। तो सबसे लोवेस्ट इसमें क्या है? लोवेस्ट है 186, यानी ये तो pH3 के नाम हो गया, यानी जो B होगा वो 3 होगा, B जो है वो तो 3 के नाम हो गया। अब इसमें से देख लो B का 3 कौन सा है, तो B में 3 एक ऑप्शन में आ रहा है, D में, ठीक है। हाईएस्ट का भी मैच कर लेते हैं, बिस्मिथ जो होगा वो हाईएस्ट, और हाईएस्ट इसमें है 290, तो E जो मैच होगा वो 1 के साथ होगा, E जो मैच होगा वो 1 के साथ। इसके बाद हम बाकी भी इसी ऑर्डर में मैच करा देंगे। ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसमें हम इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको मैच करा देंगे, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। तो करेक्ट मैचिंग जो होगी वो होगी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट मैचिंग फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। तो सेक्शन सी जो वैरायटी वाला सेक्शन होता है, इसका सेकंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51, अगेन वैरायटी। इस बार देखो वैरायटी हमें क्या मिली है, इस बार एनालॉजी वाले क्वेश्चन आ गए। इसमें हमें एनालॉजी बतानी है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजी इज करेक्ट। कौन सी एनालॉजी इसमें करेक्ट है ये बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है? एनो पैरामैग्नेटिक। एनो जो होता है ये हेटेरो एटम होते हैं, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स, और 15 तो ऑड होते हैं, और जो ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड और स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक, यानी कि फर्स्ट तो ठीक है। इसके बाद सेकंड N2O डायमैग्नेटिक, ये भी सही है, यानी फर्स्ट एनालॉजी तो करेक्ट है, फर्स्ट एनालॉजी करेक्ट है, क्योंकि N2O जो होता है वो इवन, इसमें इवन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इवन आते ही वो डायमैग्नेटिक बन जाएगा। सेकंड एनालॉजी NF3 मोर बॉन्ड एंगल एंड NH3 लेस बॉन्ड एंगल, यहां रिवर्स हो जाएगा। ये एनालॉजी जो है ये करेक्ट नहीं है,
ये रिवर्स हो गया, वाइस वर्सा इसका करेक्ट हो जाएगा। H3PO2 हाइपर फॉस्फोरस एसिड, नहीं, H3PO2 इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस, ये भी एनालॉगी इनकरेक्ट है, यानी कि ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन 51 और 51 में जो करेक्ट एनालॉगी होगी वो होगी ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, और क्वेश्चन 52, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। इसमें क्या है कि एक तरफ फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, ए तो है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन और बी है स्वार्ट रिएक्शन, और हमें इसके रिएजेंट बताने हैं। और जैसा हम जानते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन जो होती है, फिंकेल्स्टीन में NaI और एसीटोन यूज करते हैं, और स्वार्ट रिएक्शन होती है उसमें हम मर्करी फ्लोराइड या AgF या एंटीमनी फ्लोराइड यूज करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट एनालॉगी होगी फिंकेल्स्टीन, और ये एनालॉगी जो है ये स्वार्ट रिएक्शन। दोनों ही नेम रिएक्शन है और दोनों ही हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो यहां फिंकेल्स्टीन में आयोडीन आएगा और इसमें फ्लोरीन, तो ये जो फर्स्ट एनालॉगी है वही करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो जो करेक्ट एनालॉगी दैट इज ऑप्शन ए, 52 और 52 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नाउ इसके बाद हमें एक केस स्टडी गिवन है, सॉलिड स्टेट का एक पोर्शन और इसमें एक केस स्टडी। चलिए पहले इस केस स्टडी को रीड कर लेते हैं। केस स्टडी क्या है? रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 53 to 55। क्या है केस स्टडी? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different generation to the generates the entire lattice, it is used to usually simplify the crystalline pattern solid. When the unit cell repeat itself, the network is called lattice in crystallography. Crystal structure is a description of the ordered arrangement of anion, of atom, ion or molecule in a crystalline material. Ordered structure occurs from the intrinsic nature of the constituent particles from symmetrical pattern. Unit cell are broadly divided into two categories, that means primitive unit cell and centered unit cell. There are 7 type of primitive unit cell. Their characteristics along with centered unit cell, these are as follows. तो यहां पर हमें कुछ सिस्टम गिवन है, इनमें प्रिमिटिव और एक्सियल डिस्टेंस गिवन है, इसमें एंगल गिवन है और इसमें मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री गिवन है, और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स गिवन है। जैसे क्यूबिक में ABC तीनों सेम होंगे, AB अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल सेम है और वो तीनों ही 90 डिग्री हैं। 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। एग्जांपल NaCl, KCl, ZnS एंड Ag। इसी तरह से टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल, ये सारे के सारे हमें इसमें गिवन है। अब हमें ये जो अपने को गिवन है इसी में से हमें इस केस स्टडी से हमें आंसर देने हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको केयरफुली रीड कर लेते हैं तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। चलिए देखें फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 इसी पेज पर है। 53 क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट में पर एटम यूनिट सेल में जो होंगे वो 2 एटम्स होंगे। और ये 2 एटम्स कैसे आएंगे BCC में? इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स जिसका पोर्शन होगा 1/8 एंड 1 सेंटर्ड जिसका पोर्शन होगा 1, और इन दोनों से हमें मिलेंगे ओवरऑल 2। 1 into 1 बॉडी सेंटर्ड जो उसी केवल एक यूनिट सेल का पार्ट है तो उसका कंप्लीट पार्ट जो है यूनिट में काउंट होगा, बट 8 कॉर्नर्स का 1/8 काउंट होता है। तो जो यहां पर यूनिट सेल में एटम्स मिलेंगे BCC में, नंबर ऑफ एटम मिलेंगे 2, बॉडी सेंटर्ड इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर 53। नाउ
क्वेश्चन नंबर 54, और क्वेश्चन 54 क्या है? फॉर ए क्रिस्टलाइन सिस्टम, और इस क्रिस्टलाइन सिस्टम में हमें क्या बता रखा है कि ABC ये सेम है, अल्फा बीटा गामा ये भी सेम है, बट वो 90 डिग्री के नहीं है, है सेम। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कहें कि जिसमें ABC सेम हो और ये इस तरह से, तो इसको हम कह देंगे रोम्बोहेड्रल। तो ये 54 जो है ये हो जाएगा रोम्बोहेड्रल। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सैंपल पेपर 10 सेक्शन C, और क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल ऑफ सोडियम, दैट मींस BCC टाइप क्रिस्टल एंड मैग्नीशियम FCC टाइप क्रिस्टल। तो जो BCC क्रिस्टल होगा, BCC में टोटल एटम होंगे 8 कॉर्नर्स और 1/8 इसका पार्ट होगा, एक सेंटर में होगा जो 1/1, तो इसके तो हो जाएंगे 2। FCC की अगर हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड, और फेस सेंटर्ड में कॉर्नर होंगे 8, इनका पार्ट होगा 1/8, एंड फेस सेंटर्ड फेस होंगे 6 और इनका पार्ट होगा 1/2 ईच, तो यहां पर हो जाएगा 4। तो यानी BCC में पर यूनिट सेल एटम होंगे 2 और FCC में पर यूनिट सेल एटम जो होंगे दैट इज 4। तो हमारा आंसर होगा 2 and 4, तो आंसर आ जाएगा 2 and 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 55 ऑफ सेक्शन C, और ये था सैंपल पेपर नंबर 10। तो उम्मीद करते हैं ये जितने भी सैंपल पेपर की सीरीज है, सारे सैंपल पेपर आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर ये आपने सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो आपका टर्न 1 बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको टर्न 1 में एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा जाए आपका टर्न 1। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।